सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी बेसिक्स। एंड आज हम बात करने वाले हैं बायोटेक टूल बॉक्स की, यानी कि वो इक्विपमेंट जो बहुत ज़रूरी है बायोटेक लैब में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप। सो माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए हेल्प करता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, इनविजिबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि सेल्स, बैक्टीरिया, टाइनी टिश्यूज़, ओके। तो माइक्रोस्कोप जो होता है वो गेटवे होता है टू द इनविजिबल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। अब अगर हम बात करें उसके वर्किंग प्रिंसिपल की, तो माइक्रोस्कोप जो होता है वो लेंसेज यूज़ करता है। किस लिए? या तो लाइट बेंडिंग के लिए अगर हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन बीम की अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, तो अपने स्पेसिफिन को मैग्नीफाई करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमें तो बड़ी इमेज देखनी है ना छोटे से टिश्यू की, तो मैग्नीफिकेशन की जाती है लेंसेज के थ्रू। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ है? ये यूज़ होता है सेल बायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, हिस्टोलॉजी में, और इवन स्कूल में भी इसका यूज़ किया जाता है बच्चों को माइक्रोस्कोपिक लाइफ के बारे में बताने के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रोस्कोप। अब हम बात करते हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट की। तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमेशा ही बायोटेक लैब में होता है, वो होता है सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? ये एक मशीन होती है जिसमें आप ना सैम्पल्स को छोटी छोटी ट्यूब्स में डाल के हाई स्पीड पे स्पिन कर सकते हैं, जिससे कि उनके उसमें जो सब्सटेंस होते हैं ना, उसमें सेपरेशन हो जाती है बेस्ड ऑन द वेट। तो जो हैवी टिश्यूज़ होते हैं वो डाउन चले जाते हैं, और जो लाइटर वन होते हैं वो फ्लोट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूज का वर्किंग प्रिंसिपल जो है ये वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर। तो जैसे हम बता चुके हैं कि जो डेंस पार्टिकल होते हैं वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं ट्यूब की, ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए स्पीड एंड टाइम जो है वो बहुत मैटर करता है कि आपको कितनी अच्छी तरीके से सेपरेशन का चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, तो सेंट्रीफ्यूज यूज़ होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, क्लिनिकल लैब्स में और सेल बायोलॉजी में, जहाँ भी हमें सेपरेशन करनी है, ओके। जैसे डीएनए की, आरएनए की, प्रोटीन की, क्लोरोफिल की, ओके, या फिर ब्लड प्लाज्मा की। सो ये हो गई बात सेंट्रीफ्यूज की। अब हम चौथे इंस्ट्रूमेंट की तरफ मुड़ रहे हैं, तीसरे इंस्ट्रूमेंट की। और तीसरा इंस्ट्रूमेंट है ऑटोक्लेव। सो ऑटोक्लेव क्या होता है? ऑटोक्लेव एक स्टीम पावर्ड स्टरलाइज़र होता है, और इसका नाम ही आपको बताता है कि स्टरलाइज़र क्या होता है। स्टरलाइज़र वो होता है जो कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें किल कर देता है, ठीक है। तो ये हमेशा ही इसे आप बोलो तो लैब का हाइजीन पावर हाउस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम बात करें इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की, तो जो ऑटोक्लेव होता है वो वर्क करता है स्टीम अंडर प्रेशर। तो प्रेशर जो होता है अराउंड 15 PSI होता है, और टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस होता है अराउंड 15 मिनट्स के लिए। तो इतना टाइम जो होता है वो काफ़ी होता है प्रोटीन डीनेचर करने के लिए, ठीक है, डिस्ट्रॉय करने के लिए सेल्स एंड स्पोर। और ये जो कंडीशंस होती हैं ये एक एनक्लोज्ड कंडीशन में होती हैं। एंड एप्लीकेशन की बात की जाए तो इसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे सर्जिकल टूल की इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। सो ये था हमारे बारे में, ऑटोक्लेव के बारे में। अब हम बात करते हैं चौथा, जो कि है पीसीआर मशीन, ठीक है। पीसीआर मशीन को हम थर्मल साइक्लर भी कहते हैं। तो पीसीआर जो होता है वो एक एम्पलीफाई करता है डीएनए को, ठीक है। एम्पलीफिकेशन मीन्स अगर डीएनए बहुत छोटी सी क्वांटिटी में अगर आपके पास है तो उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज ये बना देता है। तो अगर हम इसे लैब का जेनेटिक फोटोकॉपियर भी बोले तो ये बिल्कुल सही बात होगी, ठीक है। तो अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें कि पीसीआर कैसे काम करता है, तो बेसिकली ये 3 साइकिल इन्वॉल्व करता है: डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन, ओके। और इस प्रोसेस के थ्रू वो एक कॉपी को मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है, विद इन द स्पैन ऑफ 25 to 40 साइकिल, और कुछ घंटों में, ठीक है। तो ये इसका वर्किंग मैकेनिज्म है। आप डिटेल में चेक कर सकते हैं कि पीसीआर कैसे काम करता है। एंड ये यूज़ होता है जेनेटिक टेस्टिंग एंड डायग्नोस्टिक में। जैसे कोविड के टाइम पे ये काफ़ी यूज़ हुआ था कोविड डिटेक्शन के लिए। फॉरेंसिक साइंस में इसका यूज़ होता है, और रिसर्च पर्पसेस जहाँ पे हमें जीन क्लोनिंग वगैरह, एक्सप्रेशन स्टडीज़, कौन सी जीन कब एक्सप्रेस हो रही है, ये सब स्टडी करना होता है, तो पीसीआर मशीन वहाँ हम यूज़ करते हैं। तो आओ चलो अब हम बात करते हैं फिफ्थ इंस्ट्रूमेंट की, वो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो नाम से ही पता चल जाता है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है कि एक जो सैंपल है उसने कितनी लाइट जो है वो ऑब्जॉर्ब की है, ठीक है। तो ये उस बेस्ड ऑन अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द सैंपल ये हेल्प करता है क्वांटिफाई करने के लिए मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, डीएनए एंड केमिकल इन आवर सैंपल, ओके। अगर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें
तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है वो बियर लैम्बर्ट लॉ पे काम करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि द लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ जो होती है वो पास करती है सैम्पल से, और द अमाउंट ऑफ लाइट अब्जॉर्ब इज़ प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि जितनी लाइट वो अब्जॉर्ब करता है वो उसके प्रोपोर्शन में होता है कि उसके अंदर सब्सटेंस कितना मौजूद है। ओके, सो कहाँ ये यूज़ होता है? ये बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस और क्लिनिकल लैब्स में होता है यूज़। और इसका यूज़ हम यूजुअली करते हैं एंजाइम एक्टिविटी मेजर करने के लिए, वाटर क्वालिटी टेस्ट करने के लिए, या फिर ब्लड के जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं ना उनको भी चेक किया जा सकता है थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट। तो अब हम बात करते हैं छठे इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करता है? वो सेपरेट करता है डीएनए, आरएनए या प्रोटीन को उनके साइज़ के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इसे लैब का सॉर्टर मशीन भी बोले, लैब सॉर्टिंग मशीन, तो फॉर मॉलिक्यूल्स, तो ये बिल्कुल सही होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। तो ये किस तरीके से काम करता है? तो वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि जब हम मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे जब हमने बात की डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, उनको हम जेल पे लोड कर देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करेंगे। तो डीएनए जैसे नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी ट्रैवल कर जाते हैं, तो वो जेल मैट्रिक्स के लोअर साइड में होंगे, जबकि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो फंस जाते हैं तो वो आपको ऊपर की साइड में दिखेंगे। तो इस तरीके से सेपरेशन होगी, और ये यूज़ होता है जेनेटिक स्टडीज़ में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, प्रोटियोमिक्स में, ठीक है। ये हम बात कर चुके हैं कि जहाँ भी हमें सेपरेशन करनी है मॉलिक्यूल्स की, जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स की, तो वहाँ ये यूज़ होगा। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। अभी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।